नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह जो प्रश्न है यूपीएससी, यूपीपीएससी, नेट, जेआरएफ एग्जाम के साथ-साथ टीजीटी, पीजीटी वो अन्य एग्जाम जिनमें इतिहास पूछा जाता है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इन प्रश्नों के माध्यम से इतिहास के एक बहुत बड़े सेक्शन का रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ आगामी एग्जाम्स को देखते हुए प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए, ये जो सारे प्रश्न हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित हैं। ठीक है? और मैं इसे चालू करने से पहले आशा करता हूँ आपका उपनयन संस्कार हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो फिर जल्द से जल्द करा लीजिए क्योंकि ये हमारा गुरुकुल है और गुरुकुल में प्रवेश से पहले उपनयन संस्कार ज़रूरी होता है। देखिए, पहला प्रश्न है, चोलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयालय विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक था। चोल शासक अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। ये 2 कथन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन है। तो हम पहले ही 2 कथन है इससे संबंधित जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के बारे में जानेंगे और फिर अपने इस प्रश्न को चालू करेंगे। देखिए, जो चोल साम्राज्य था, इसका जो संस्थापक था, यह था विजयालय। विजयालय क्या था? चोल संस्थापक का चोल साम्राज्य का संस्थापक था और यह लगभग 850 ईस्वी के आसपास इसने अपना जो साम्राज्य का क्या किया स्थापना किया। जो पल्लव शासक थे जिन्होंने महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण किए थे, ठीक है? उन्होंने ही उनके ही अधीन यह हुआ करते थे। तो विद्रोह करके विजयालय ने अपने यानी चोल साम्राज्य की स्थापना की। ओके, तो 850 ईस्वी के आसपास चोल साम्राज्य का जो संस्थापक हुआ है विजयालय, जो पल्लवों का क्या था सामंत शासक था। इसने 850 ईस्वी में तंजौर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया ना, यहाँ पे तंजौर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और 9वीं शताब्दी के अंत तक चोलों ने कांची के पल्लवों को पराजित कर दिया और जो पल्लव थे, हालांकि उन्हें स्वतंत्रता भी प्राप्त किए थे और उनको पराजित भी कर दिया था। हाँ? इसी समय जो पांड्य थे, इस वाले रीजन में जो यहाँ पे पांड्य थे, पांड्य भी क्या हो गए कमजोर पड़ने लगे। यहाँ पे क्या पड़ने लगे? कमजोर पड़ने लगे। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे इस वाले रीजन में? यहाँ पे हो जाएंगे चेर। देखना, ये भारत का क्या है, भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप है ना, यहाँ पे। तो इस वाले से इसी को तमिलपुरम भी कहा जाता है। उधर नहीं जाएंगे। यहाँ पे अब क्या हो गए, ये जो पांड हैं ये भी कमजोर पड़ने लगे, समय के अनुसार ये पतन होने लगे। देखिए, तो इनको जो इस समय यहाँ पे राष्ट्रकूट शासक थे ना, काफी मजबूत शासक थे। राष्ट्रकूट चोलों को इनसे सुरक्षा के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था राष्ट्रकूटों से। हालांकि पांड्यों से और पल्लवों से तो विजय प्राप्त कर लिए, परंतु राष्ट्रकूट से इन्हें काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था। देखिए, और हम आगे चलें तो चोल शासकों ने ना अपना अपने साम्राज्य में राजमार्गों का क्या कर दिया था, जाल बिछा दिया था। राजमार्ग राजमार्ग का जाल बिछा दिया था। इधर देखिए, इधर क्या है, मालाबार तट है और उधर कोंकण तट है। तो दोनों तट पे क्या हो गया, चोलों का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। अब ठीक है, आधिपत्य स्थापित हो जाएगा तो इससे क्या बोलेंगे, खूब ज्यादा मार्ग का निर्माण कर देंगे, खूब ज्यादा मार्ग का निर्माण कर देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे यातायात सुचारू रूप से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा चलना, यातायात व्यवस्था। देखिए, और हम आगे चलते हैं। हालाँकि जो चोल थे, यह क्या किए थे, जो दक्षिण पूर्व एशिया है, ऐसे अगर हम ऐसे जाएँ तो यहाँ पे क्या है, थाईलैंड है ना, यहाँ पे थाईलैंड थाईलैंड है, यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है और इसके नीचे जावा, सुमात्रा, यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, सिंगापुर और ऊपर यहाँ कंबोडिया है। तो इन सभी क्षेत्रों पे इन्होंने, यहाँ पे श्रीलंका है ना, श्रीलंका, जावा, इन सभी पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। उसमें जो 2 बहुत प्रतापी शासक थे, कौन था? राजराज प्रथम, राजराज प्लस राजेंद्र। इन लोगों ने श्रीलंका पे और थाईलैंड, यहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, हालाँकि राजराज जो था वह जो यहाँ पे श्रीलंका था, इसके आधे क्षेत्र पे आई थिंक क्या कहते हैं, कब्जा कर लिया था। परंतु राजेंद्र प्रथम इससे भी आगे बढ़ के पूरे श्रीलंका को कब्जा लिया था और यहाँ पे इस वाले पूरे रीजन को साउथ ईस्ट एशिया, इस वाले क्षेत्र में पूरा का पूरा क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ये जो बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी, इसे चोल सागर भी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? चोल सागर। चारों तरफ ये चोल साम्राज्य से क्या हो गया था, घिर गया था ना, इसलिए चोल सागर का भी नाम दिया जाता है। तो याद रखिएगा। देखिए, जो चोल थे, चोलों ने क्या किया, इधर दक्षिण पूर्व एशिया पे क्या क्या कब्जा किया और उनसे काफी ज्यादा मजबूत व्यापारिक संबंध भी साथ साथ सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित किया। हालांकि इनसे व्यापार करने के लिए बड़े बड़े गिल्डों का क्या हुआ, इसी समय दक्षिण में निर्माण हुआ। किसका? गिल्ड।
गिल्ड वही थे व्यापारिक संघ यानी कि श्रेणी, ना? श्रेणियाँ हुआ करती थी व्यापारियों के, जिन्हें गिल्ड भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें सिंचाई व्यवस्था पे ना, सिंचाई सिंचाई व्यवस्था पे भी काफ़ी ध्यान दिया। उन्होंने कावेरी जो नदी है, उसकी जो नदी तंत्र है, उसकी उसमें बाँधों का निर्माण करवाया, डैम का निर्माण करवाया, ना? और बहुत सारे नए-नए तालाब भी खुदवाए और तालाब तालाब से ही उसमें सिंचाई का मुख्य साधन हुआ करता था हालाँकि तालाब। तो तालाबों पे उसकी देख-रेख करने के लिए उसके पानी का कैसे सदुपयोग किया जाए, तालाब समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। तालाब समिति, तालाब समिति का इन्होंने गठन किया था। किसने? चोलों ने। तालाब समिति, ध्यान दीजिएगा। और हम आगे चलें तो हालाँकि जब इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में विजय प्राप्त किया और तो यह अब इस तरह से ये पूरा जो ये जल सागर है ना, ये जो क्षेत्र है, सब पे आधिपत्य स्थापित करने के लिए और जो ये इधर भी अपना क्षेत्र है ना, तो इधर इन सब पे अपना कायम दबदबा बनाए रखने के लिए उन्होंने एक मजबूत नौसैनिक सेना का गठन किया ना, नौसेना, मजबूत नौसेना का गठन किया। किसने? चोलों ने। चोलों ने मजबूत नौसेना का गठन किया। यस, ये भी सही है। जिसकी बदौलत इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पे विजय हासिल की और उनके साथ व्यापारिक संबंध वगैरह स्थापित किए। हालाँकि इस समय कोरोमंडल तट और इधर सॉरी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में कोरोमंडल तट और केरला वाले क्षेत्र में मालाबार तट, ये दोनों दोनों क्या हो गए थे? इनके अधीन आ गए थे। ओके, जिससे अब क्या हो गया? अब इनका जो बंगाल की खाड़ी वो इस वाले रीजन में इनका पूरा प्रभुत्व स्थापित हो गया था। इसी को देखते हुए इन्होंने एक मजबूत नौसेना की स्थापना की थी। चलिए, तो हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं अपने डिसीजन के आधार पे। तो विजयालय चोल साम्राज्य का संस्थापक था। यस, ये तो था। चोल शासक अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। यस, थे प्रसिद्ध, काफ़ी इजी भी शासक नहीं बोल सकते, प्रश्न भी नहीं कर सकते, परंतु अच्छा था, अच्छा प्रश्न था ना। तो 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्योंकि जो हमारा अगला प्रश्न है, यह है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है ना। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? कौन से कथन सही हैं? सिंधु घाटी के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, चावल, सरसों की कृषि करते थे। तो क्या पूछा गया है? सही है ना, ध्यान दीजिएगा। कांसे के उपकरणों का उपयोग खेती की जुताई, फसलों की कटाई, हसिया के रूप में किया जाता था ना। हसिया किसका? लोहे का ना, लोहे का, कांसे का। हाँ, ध्यान दीजिएगा। इस चरण में कपास की उत्पादन होता था। यस, ये तो वैसे लगाते देखते ही हम लोग कर सकते थे। हरियाणा के दौलतपुर और मिठातल में तथा उत्तर प्रदेश के हुलास में रागी बड़े पैमाने पर उपजाया जाता था। चलिए तथ्यों को देखते हैं पहले हम। देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय लोग जो थे, जब बाढ़ की पानी यानी सिंधु नदी से जब बाढ़ आया करता था, उस बाढ़ के पानी को उतर जाने के बाद जो जलोढ़ मिट्टी वहाँ पे हुआ हुआ करती थी, उपजाऊ बहुत ही उपजाऊ होती थी। उन्हीं मिट्टी में नवंबर मंथ के आसपास, कब? नवंबर मंथ के आसपास जब पानी क्या होता था, नदी में चला जाता था, यानी कि क्षेत्र फिर सूख जाते थे, वहाँ पे फसलों की अपनी बुआई कर देते थे, जिसमें गेहूँ, जौ, राई, मटर, चावल, सरसों, हाँ, इस तरह की अनेक फसलें वहाँ पे उगाते थे, बो देते थे, तिल बो देते थे। और अगली बाढ़ आने से पहले, जब बाढ़ अगले फिर साल कब आएगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त में आएगा ना, तो उस समय उससे पहले ही अप्रैल में ये लोग अपना फसल काट लेते थे, अपना फसल हार्वेस्ट कर लेते थे, यानी काट लेते थे। तो हम और आगे चलें। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों में अनाज के ना विशाल अन्नागार पाए गए हैं। अन्नागार ना, विशाल अन्नागार पाए गए। कहाँ पे? हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो दोनों जगह पाए गए हैं ना। वहाँ पे जो किसानों से लगान के रूप में या जिस रूप में अनाज
जो वहाँ के प्रशासन था, वो लोग अनाज क्या करते थे, इकट्ठा करके उसे उसका भंडारण करते, आपातकाल में या किसी अन्य समय पे उसका उपभोग किया जा सके। ना तो याद रखिएगा, विशाल अन्नागार भी प्राप्त होते थे, जिससे पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। हालाँकि राजस्व के रूप में वो अनाज की यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था, और जो पारिश्रमिक के भुगतान के साथ-साथ आपात स्थिति के दौरान उपयोग के लिए अन्नागारों में संग्रहित किया जाता था ना। पारिश्रमिक हो सकता हो कि राजा जो वहाँ पे जो प्रशासन था, उसमें वो का वेतन देने के लिए, साथ ही साथ वेतन देने के लिए और पब्लिक पब्लिक में बाँटने के लिए, जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए ना, ऐसी स्थितियों में वो देने के लिए, राहत कार्य करने के लिए भी यह इसका भंडारण किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए हम और आगे चलते हैं। यहाँ कोई फावड़ा, हल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। कहाँ पे? किसी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल पे ऐसा अभी साक्ष्य नहीं मिला है, परंतु जो राखी गढ़ी है ना, राखी गढ़ी, ध्यान दीजिएगा, राखी राखी गढ़ी में जोते हुए खेत, जोते हुए खेत मिले, जोते हुए खेत मिले हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि उस समय लकड़ी के हल रहे होंगे, जो इस समय तक अवेलेबल उपस्थित नहीं है, जो नष्ट प्राय हो, नष्ट हो चुके हो ना। तो या लकड़ी के या फिर पत्थर के, लकड़ी के या पत्थर के क्या हो रहेंगे, हल रहे होंगे। अब देखिएगा, तो यह जो चरण है, जो खेता हुआ जोता हुआ साक्ष्य मिला है खेत का, वह कहाँ से मिला है? राखी गढ़ी से मिला है। और ये क्या है? पूर्व प्राक हड़प्पा सभ्यता का ना, पूर्व प्राक, यानी कि जिस पूर्व पूर्व मतलब प्राक, प्राक मतलब पूर्व, यानी पूर्व हड़प्पा सभ्यता के जो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, उससे पहले का यह जुता हुआ खेत मिला है। कहाँ से? राखी गढ़ी से। अब देखिए, अब हमें यह भी नहीं पता है कि वह जो हल हुआ करता होगा, वह मनुष्य द्वारा खींचा जाता था या किसी जानवर द्वारा खींचा जाता था, जिसमें जो आज से कुछ साल पहले या कुछ दशकों पहले बैल द्वारा जो हल की खेती किया जाता था ना, अभी भी किया जाता है देश के कई हिस्सों में। तो हो सकता है कि इसी तरह की खेती उसमें भी उपस्थित हो, उस तरह का जो जुताई होता था, ऐसा हो सकता हो कि ऐसा भी उसमें होता होगा। देखिए और आगे चले, तो कपास का सर्वप्रथम उत्पादन, जो कपास का उत्पादन विश्व में किया जाता है, इसका सर्वप्रथम उत्पादन करने का श्रेय इसको एस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को ही दिया जाता है ना? ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को ही कपास उत्पादन का पहला उत्पादित करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को ही दिया जाता है। और आगे चलते हैं, जो इसका नाम है ना, जो इसका कपास का नाम, वो सिंडन से बना है। सिंडन मतलब सिंधु नदी के नाम पे ही ये इसका नाम पड़ा है, सिंडन। ओके, चलिए, अब जो रागी है ना, रागी, इसमें रागी कहीं पे नहीं आया, रागी कहीं नहीं आया। रागी का क्या होता है? अभी भी जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल हैं, उन सभी किसी भी स्थल से रागी के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। रागी क्या है? एक खाद्य पदार्थ है। ओके, देखिए, तो हम चलते हैं अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो डिस्कशन किया, उस डिस्कशन के आधार पे अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला है, ऑप्शन है सिंधु घाट, सॉरी ऑप्शन नहीं है, क्या है, कथन है, सिंधु घाटी के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, चावल, सरसों की कृषि करते थे। अगर इसमें रागी भी होता तो वो क्या होता है, गलत होता है, परंतु ये क्या है, सही। कांसे के उपकरणों का उपयोग खेतों की जुताई और फसलों की कटाई के लिए हंसिया का रूप में किया जाता था, यानी हंसिये का प्रयोग किया जाता था? नहीं, हमें अभी तक इसके साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, परंतु हो सकता हो कि यह पत्थर के हंसिया रहे होंगे फसल कटाई करने के लिए ना। देखिए, हरियाणा के दौलतपुर और मिठातल में तथा उत्तर प्रदेश के हुलास में और रागी बड़े पैमाने पर उगाया जाता था, यानी कि बड़े पैमाने पर यहाँ पे क्या, रागी उगाया जाता था, रागी। ऐसा साक्ष्य कहीं से भी नहीं प्राप्त हुआ है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाए, केवल एक और ऑप्शन डी क्या है, सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चैत्य एवं बिहार, चैत्य एवं बिहारों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चैत्य एवं बिहार बौद्ध और जैन दोनों के मठी संकुल मतलब परिसर के भाग थे।
यानी कि यह बौद्ध एवं जैन दोनों के धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और या उनके जो मठ हुआ करते थे उसके यह दोनों चैत्य विहार क्या होते भाग थे। दूसरा, शैलकृत चैत्य एवं विहारों का उद्गम मौर्य काल में हुआ। कब हुआ? मौर्य काल में हुआ, ऐसा बताया गया। हमें बताना क्या है, सही है, गलत। तो हम फिर चलते तथ्यों को जानते हैं और फिर अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो गुफाओं से संबंधित जो मुख्य दो प्रकार की विशिष्ट वास्तु कलाएं हैं ना, वास्तु कलाएं हैं, उनमें है एक चैत्य और दूसरा बिहार। पहला चैत्य, दूसरा बिहार। देखिए, जो स्तूप का निर्माण हुआ था ना, स्तूप स्तूप बिहार और बौद्ध जो स्तूप बिहार और चैत्य, ये तीन क्या है बौद्धों में और जैनों दोनों में क्या थे, बहुत ही प्रचलित थे। जो मठ हुआ करते थे वहां पे ये लोग इसका निर्माण किया करते थे। हाँ? लेकिन इनमें अधिकांश प्रतिष्ठान जो है ना, वो क्या है बौद्धों से related माने जाते हैं, क्योंकि वह ये अभी भी वर्तमान में उपस्थित है, अभी भी वर्तमान में उपस्थित है। परंतु जैनों से भी यह जैनों में भी यह क्या था, प्रचलित था। जैनों में प्रचलित था, लेकिन किसी कारणवश यह इस समय तक मौजूद नहीं है। तो हम बात करते हैं विशेष रूप से चैत्य के बारे में। चैत्य जो था यह पूजार्थ था ना, पूजा के उद्देश्य से बनाया जाता था। पूजा करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया जाता था, चैत्य का। और बिहार, निवास स्थल के रूप में बिहार का प्रयोग किया जाता था, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु यानी कि जैन और बौद्ध धर्म से जो वो लोग यहाँ पे निवास करते थे। चलिए, और इसकी जो आंतरिक स्ट्रक्चर था, इसे पिलरदार हुआ करता था। जो किसके लिए, इसमें चैत्य के अंदर क्या होता था, और वहां पे आर्कनुमा आर्कनुमा चैत्य जो पहाड़ों को खोद के ना प्रस्तर से यानी कि चट्टानों को खोद करके बनाया जाता था, उसके अंदर ही स्तूप का भी निर्माण किया जाता था। और स्तूप की जितनी जितनी विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी विशेषताओं का वहाँ पे फुल किया जाता था। उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था। सामने एक सभा हाल भी होता था, जहाँ पे लोग खड़ा होकर के एक साथ पूजा कर सके, या फिर थोड़ा सा वहाँ पे चिंतन मनन करने के लिए, या फिर अ, संघ या संगोष्ठी में वहाँ पे चर्चा करने के लिए भी वो लोग ऐसा इसका निर्माण करते थे। हाँ, यानी कि सभा मंडप कहें तो क्या थे, सभा मंडप। इसमें चैत्य का निर्माण करते थे, और इसमें स्तूप का भी निर्माण होता था। स्तूप का भी निर्माण ये लोग करते थे, बड़ा वाला स्तूप का निर्माण करते थे। अब देखिए, इसमें जो था, जो उसकी दीवारें थी, चैत्य में परिष्कृत यानी कि आंतरिक दीवारें यानी कि काफी ज्यादा उसमें नक्काशी किया हुआ था ना, पालिश पालिश कर दिया जाता था ऐसा। ठीक है, नक्काशीदार होते थे। अर्धवृत्ताकार छतें छतें कैसी होती थी, अर्धवृत्ताकार होती थी। और घोड़े की नाल नुमा उसमें क्या होती थी, खिड़कियां खुली रहती थी। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये चैत्य खिड़कियां भी कहा जाता है ना, चैत्य खिड़कियां भी कहा जाता है। अब देखिए, हम लोग बिहार के बारे में बात करें। जो बिहार था, यह भिक्षुओं के निवास स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता, जिसमें पिलरदार बरामदे होते थे, और उसके चारों तरफ या अगल बगल क्या होती थी, एक कमरे होते थे, छोटे छोटे कोष्ठागार होते थे, कमरे होते थे। कमरों में ही बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। ओके, निवास करते थे। देखिए, जो ये चैत्य और बिहार दोनों हैं, इन दोनों का निर्माण पहले लकड़ियों से किया जाता था, ऐसा संकेत मिलता है। जो पाली ग्रंथ है, ग्रंथों से ऐसा संकेत मिलता है कि वो पहले लकड़ियों का से ही निर्माण किया जाता था। परंतु समयानुसार अपडेट होता रहा, और आगे चल के ईंट पत्थर से भी का निर्माण चैत्य विहार का होने लगा। देखिए, अब हम और आगे चलते हैं। जो बिहार है ना, इसमें जिसमें नालंदा, सोमपुरी, विक्रमशिला, ये कुछ ऐसे बिहार थे, मठ थे, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु तो निवास करते थे, और वो लोग शिक्षण व्यवस्था में भी अपनी रुचि दिखाते हुए उसका डेवलपमेंट किए, जहाँ वो शिक्षा के केंद्र के रूप में भी आगे चल के विकसित हो जाएंगे। हाँ, जहाँ पे देश विदेश से भी लोग
आएँगे व्यापार वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने, शिक्षा ग्रहण करने आएँगे, जिसमें फाहियान भी था ना एक। अब देखिए, तो ये बिहार हो गया और हम आगे चलते हैं जो चैत्य और बिहार का उद्भव है। सबसे पहले चैत्य और बिहार दोनों का है ना लकड़ी का स्ट्रक्चर से लकड़ी के प्रयोग से ही अ, चैत्य और बिहार का निर्माण किया जाता था। आगे चल करके अ, ईंट एवं पत्थर का प्रयोग कर करके चैत्य एवं बिहार का निर्माण किया जाने लगा। अब जो गुफाएँ थीं, शैलकृत गुफाएँ जो मानव निर्मित थीं, इससे पहले जितनी भी गुफाएँ हुआ करती होंगी वो लोग नेचुरल था, प्राकृतिक रूप से था। पहाड़ों के अंदर जो गड्ढे हुआ करते थे उन्हें अ, वो लोग क्या मान लेते थे, एक गुफा के रूप में प्रयोग करते थे। परंतु सम्राट अशोक मौर्य के काल में उन्होंने ही बिहार में जो आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर पहाड़ियों की बराबर पहाड़ियों में गुफाएँ बनवा करके उन्हें दान किया था। दान किया था। वो आजीवक समुदाय को ध्यान देना है। हालाँकि इसकी शुरुआत जो मैन मेड गुफाएँ थीं, चैत्य थे, विहार थे, उनका शुरुआत तो सम्राट अशोक मौर्य के काल में हुआ, परंतु काफ़ी अधिक विकसित सातवाहनों के काल में हुआ। सातवाहन शासकों के काल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चैत्य एवं बिहार के साथ-साथ जो से एक बार बोले गुहा निर्माण का प्रयोग किया जाने लगा। हाँ, काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाने लगा, राज्याश्रय भी प्राप्त हुआ। अब देखिए, जो अशोक के बराबर और नागार्जुन की क्या है? गुफाएँ हैं। 8 शैलकृत मंडपों का सभा मंडपों का निर्माण करवाया गया था। 8 सभा मंडपों का निर्माण करवाया गया था। देखिए, जो राजगीर था, राजगीर के समीप एक सभा मंडप का निर्माण करवाया गया था, जो जैन भिक्षुओं को समर्पित किया गया था। राजगीर में भी वो किसको जैन जैन जो भिक्षु थे उनको दिया गया था दान में डोनेट किया गया था। अब देखिए, जो लोमस ऋषि गुफा और सुदामा गुफा, सीतामढ़ी गुफा, लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, सीतामढ़ी गुफा और कार्ले ना ये सब क्या-क्या है? चैत्य के एग्ज़ाम्पल हैं, उदाहरण हैं, जहाँ पे अंदर क्या है स्तूप भी होगा, के अंदर भी शायद भिक्षु तो बिहार में निवास करेंगे परंतु चैत्य में क्या करेंगे? वो पूजा पूजन अर्चन करेंगे। अब देखिए जो जो ये चैत्य एवं बिहार से संबंधित अवशेष है, साक्ष्य हैं, वो सब क्या होंगे देश के अलग-अलग हिस्सों में क्या थी उस वक़्त उपस्थित थी, परंतु यह आधुनिक समय में आज के समय में आंध्र प्रदेश, गुजरात और काठियावाड़, अजंता, एलोरा में काफ़ी अधिक मात्रा में इसके पुरावशेष प्राप्त होते हैं। तो हालाँकि पूरे देश में उस समय क्या थे प्रचलित थे, हाँ, किसी कारणवश या नेचुरल प्राकृतिक घटनाओं के कारण क्या होंगे नष्ट प्राय हो चुके होंगे। देखिए, हमने जो डिस्कस किया, उस डिस्कस के आधार पे अपने इस प्रश्न को सॉल्व करें। चैत्य एवं बिहार बौद्ध, जैन दोनों धर्मों के मठही संकुलन के भाग थे, यस दोनों में थे। परंतु जो जैन वाला था, वह उपस्थित ना हो सका यानी कि उन्होंने समय के अनुसार अपने आप को अपडेट नहीं किया होगा, तो प्रकृति ने नष्ट कर दिया होगा कारणवश। देखिए, दूसरा शैलकृत चैत्य एवं बिहारों का उद्गम मौर्य काल में हुआ। यस, सम्राट अशोक के काल में ना हुआ था। काफ़ी अधिक मात्रा में उस बिहार यानी 84,000 स्तूपों का निर्माता भी कहा सम्राट अशोक मौर्य को। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से कारक मगध के 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरने हेतु उत्तरदायी है? हाँ, 4 ऑप्शन है। लौह खदानों की उपस्थिति, उपकरणों एवं हथियारों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, हाथी मगध की सेना का एक महत्वपूर्ण अंग थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी शासक एवं मंत्री सभी का ये महती योगदान के कारण ही जो मगध साम्राज्य था उसका उत्कर्ष हुआ था। ऐसा पूछा जा रहा है तो इसमें से कौन सही है हमें यही बताना है ना। कौन सही है तो चलिए फिर तथ्यों को देखते हैं सॉल्व करेंगे अपने। देखिए, जो महाजनपद थे वह जब धर्म युद्ध चल रहा था 6वीं शताब्दी बीसी में, तो उस समय जैन धर्म बौद्ध धर्म का काफी अधिक प्रचलित थे, पे नहीं जाएंगे परंतु उसी के समय 16 महाजनपद उन्हीं लोगों के
समय 16 महाजनपद के रूप में जो उत्तर भारत, उत्तर एवं मध्य भारत था, साथ ही साथ जो अस्मक था ना, अस्मक गणराज्य, अस्मक राज्य था, वह कहाँ पे था? महाराष्ट्र में था, मुंबई वाले क्षेत्र में था। तो हम वो क्या था, वही एकमात्र 16 महाजनपदों में से एक जनपद है जो कहाँ पे था? दक्षिण में था। परंतु अन्य जो 15 हैं वो कहाँ थे? उत्तर मध्य भारत में ही उपस्थित थे। 16 महाजनपदों में से मगध का जो उत्कर्ष हुआ, अन्य जो जनपद थे उन सभी पे क्या हुआ? इसका अधिकार स्थापित हो गया, यानी कि मगध ही सब पे एक विजेता, एक प्रकार से विजेता के रूप में उभरा। तो देखिए, जो 16 महाजनपद राज्य कुलीन गणराज्य थे, यानी महाजनपद थे, कुछ गणराज्य थे, वो 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के, यानी सॉरी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी, जब को जो महापद्मनंद, धनानंद, इन सब का जो पतन होगा, उसको मौर्यन अम्पायर आएगा, उससे पहले जब मगध ही क्या होगा? उत्कर्ष होता है। हालांकि मौर्यों का भी राजधानी क्या था? वो जो सेंटर पॉइंट था वो मगध ही रहेगा। तो मगध का यहाँ से क्या हुआ? उत्कर्ष हुआ। इसकी उत्कर्ष में कौन कौन सी अ, सहायक की भूमिका निभाए थे, कौन कौन से वो कारण थे जिससे मगध ही उत्कर्ष हुआ, मगध का ही उत्कर्ष हुआ, और अन्य जो गणराज्य, अन्य जो राज्य थे वो पतन हो गया या का विलय हो गया, किसमें? मगध गणराज्य में, मगध राज्य में। देखिए, तो कौन कौन से कारण है हम उसको देखते हैं। पहला है उपजाऊ जमीन। उपजाऊ जमीन, देखिए उस समय जो यहाँ की जो नदियां हैं, गंगा यमुना की जो नदियां थी, नदियों की जो गंगा यमुना नदी तंत्र है, उनसे जो हर साल बाढ़ के द्वारा जो लाया जाता था ना, मिट्टी काट करके जमाव करती थी, वो बहुत ही उपजाऊ हुआ करती थी। इस तरह से अधिशेष उत्पादन हुआ करता था। अधिशेष उत्पादन, उत्पादन में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। अधिशेष, अब क्या होगा? जो किसानों की स्थिति क्या हो गई? सुधर गई, थोड़ी हल्की क्या हुई? सुधर गई। अधिशेष उत्पादन हुआ, जिससे अब जो राजा हुआ करते या कृषक करते थे, वह लोग धर्म वगैरह वगैरह जो धन की इनसे प्राप्त होती थी, धर्म में भी, धार्मिक नीति में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब ज्यादा कर्मकांडी भी हो गए, पैसा उधर भी इन्वेस्ट करने लगे। साथ ही साथ राजा के पास भी आय अधिक प्राप्त होने लगा, जिससे वह अपनी जो युद्ध से संबंधित जो उपकरण थे उन सबको खरीदने में, उनको निर्माण में अधिक धन देने, क्या कर रहे? धन का प्रयोग करने लगे। अब देखिए, एक प्रकार से यह था, अधिशेष उत्पादन भी एक कारण है। दूसरा, जो गंगा थी, गंगा नदी की तंत्र थी, वहाँ पे गंगा थी, यातायात का आवागमन के लिए, हालांकि व्यापार वाणिज्य के लिए भी का प्रयोग, जो जल था, जल संसाधन का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, व्यापार एवं वाणिज्य के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही साथ जो उस समय एक पहाड़ी थी ना, जो क्या था, उसका राजधानी था राजगिरी। राजगिरी, वह एक तरफ से, दो तरफ से, एक, तीन तरफ से एक प्रकार से मान ले। हाँ, तो पहले क्या था? एक सोन नदी आती थी दक्षिण से, दूसरी गंगा नदी, संगम पे वह क्या था? उपस्थित था, जिससे वह एक नेचुरल बॉर्डर का काम किया करते थे, रुकने का काम करते थे। कोई भी जो अन्य जो पड़ोसी राज्य थे, दुश्मन राज्य थे, वो डायरेक्टली उस पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। और एक तरफ क्या थी? वो एक पहाड़ियों से घिरी थी, उसमें तो जहाज हेलीकॉप्टर था नहीं। तो अब उस पे आक्रमण करने के लिए कोई एक कुशल एवं सूझबूझ की राजनीति नीति होनी चाहिए थी, तभी वो ऐसा कर पाते। हालांकि इतना आसान नहीं था। वो जो राजगिरी था वो क्या था? दुर्गीकृत भी था। क्या था? दुर्गीकृत भी था ना, जिसमें उसके चारों तरफ से दीवार का निर्माण कर दिया गया था विशाल, और खाई भी खोद दिया गया था, किसकी? राजगिरी की चारों तरफ, जिससे क्या हो? दुश्मन पे अटैक ना कर पाए। और मैं आपको बता दूं, जो उस समय थी गज सेना, यानी कि हाथी, हाथियों का भी रोल क्या था? बहुत ही अहम था युद्ध में। हाथी विशाल जंगल से घिरा भी हुआ था ना, जंगल भी होता था। तो वहां पे काफी अधिक मात्रा में हाथी उपस्थित थे, युद्ध में, अन्य अन्य कार्य में भी हाथी का प्रयोग किया जाता था। यह भी एक जो मगध का उत्कर्ष हुआ, उसमें बहुत ही महती भूमिका निभाई। अब और हम देखते हैं, एक बाद एक कुशल साम्राज्य आते हैं, योग्य साम्राज्य, योग्य शासकों के अधीन आते हैं, जिसमें देखिए बिंबिसार, अजातशत्रु भी काफी महत्वपूर्ण शासक है ना। जो नंद वंश में महापद्मनंद, धनानंद भी आए, भी काफी धन धन दौलत से काफी संपन्न थे, और इनकी जो नीतियां थी काफी अ, विस्तारवादी भी कुछ, परंतु
साम्राज्य को संपन्न ही बनाया एक के बाद फिर इसके बाद मौर्य आ जाएंगे, चंद्र मौर्य, सम्राट अशोक आ जाएंगे। वो लोग भी काफी, हालांकि सम्राट अशोक के तो काफी पिक पे पहुंच गया था। तो सबका एक रोल था, इन लोगों का भी क्या था, एक अहम रोल था, इनकी सेना थी, इनकी सेनापति थे। उन सब की क्षमता के कारण ही जो मगध का उत्कर्ष हुआ, लोगों की क्षमता के कारण ही, उन लोगों की योग्यता के कारण वजह से भी उनका भी क्या था, एक रोल था, व्यक्तित्व का भी इसमें क्या था, रोल था। देखिए और हम आगे चले तो राजगिरी था, राजगिरी का राजा, राजा गृह मतलब राजा का घर, राजा का घर तो वह क्या था, चारों तरफ से घिरा हुआ था। हालांकि हमने डिस्कस कर लिया काफी ज्यादा। चलिए हाँ, लौह खदान था ना, लौह खदान हमने पहले डिस्कस ही नहीं किया। लौह खदान उस समय झारखंड भी क्या था, उस मगध साम्राज्य का भाग हुआ करता था। तो उस वहां पे खान था, लोहे का खान था। इसमें लोहे का भी प्रयोग काफी ज्यादा हथियार निर्माण में आदि में किया जाने लगा था, जिसके कारण जो राजा को एक पास से एक शस्त्रों शस्त्रों का, हथियारों का निर्माण में काफी ज्यादा प्रगति हुई, और उससे हथियार निर्माण किया जाने लगा। और जबकि इसके जो अन्य इनेमी कंट्री थे, ये राज्य थे, एक बार वो लोग कंट्री मानते थे अपने आपको, वो जो इनेमी शासक हुआ करते, उन लोगों के पास ऐसी ऐसी गॉड गिफ्टेड परिस्थितियां नहीं थी, जिसके कारण वह एक के बाद एक करके मगध के साम्राज्य में विलय होते चले जाएंगे, अधीन होते चले जाएंगे ना। ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से हम देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन है और लौह खदानों की उपस्थिति उपकरणों एवं हथियारों के लिए संसाधन उपलब्ध कराती थी। यस, कहाँ से, झारखंड से। दूसरा, हाथी मगध की सेना का एक महत्वपूर्ण अंग थे। यस, ये भी सही है। तीसरा, बिंबिसार अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी शासक एवं मंत्री, यस, इन लोगों का भी रोल था ना, इन लोगों की भी था, और जिसके कारण नीतियों के कारण ही वहाँ पे जो साम्राज्य था उसका शासन व्यवस्था चला करता था। अब जब शासन व्यवस्था शांत रहेगा तो उससे विकास कार्य भी ज्यादा होगा ना, विकास कार्य भी ज्यादा होगा, सरकार को जो वहाँ के जो राजा महाराजा होंगे उनको काफी ज्यादा समय मिलेगा तैयारी के लिए, शिक्षा के निर्माण करने के लिए, आदि के लिए ना। तो क्या हो जाएगा इस तरह से हमारा ऑप्शन ए, तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझे होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। देखिए अब जो हमारा अगला प्रश्न है, इसको हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज का हमारा ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। हालांकि मैं दीदी के घर से समय नहीं मिल पाया, मैं वक्त 2-3 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब कंटिन्यूसली मैं अपने समय अनुसार हफ्ते में एटलीस्ट 3 जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेशन ऐसा मैं अपलोड करता रहूँगा क्रम क्रम से, आगामी एग्जाम्स को देखते हुए। हिस्ट्री का तो ऐसे चलता रहेगा, और जो जियोग्राफी है, पॉलिटी है, उन सब का मैराथन वीडियो आएगा केवल, मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लेन उसमें नहीं होगा। हम लोग का ऑप्शनल पेपर है हिस्ट्री, इसलिए मैं हिस्ट्री को इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ। चलिए मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।